नमस्कार स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो YouTube पे कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर इस चैनल को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में एक छोटा सा बेल आइकन जो रेड कलर का होता है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत ही मिल सकें। देखो विद्यार्थियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा और ये पैंडेमिक इतनी ख़तरनाक होगी, इतनी सीरियस होगी, इसके आफ्टरमैथ इतने बुरे हैं और क्या सिनेरियो चल रहा है आप सभी अच्छे से जानते हैं। आप न्यूज़ भी देख रहे होंगे, अखबार में भी पढ़ रहे होंगे। तो इस कारण आपकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है। 2 महीने लगभग हो चुके हैं सीबीएसई के एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए और अब नई डेट जैसा कि आ चुकी हैं, आप सभी जानते हैं अच्छे से कि 9 जुलाई को आपका बिजनेस स्टडी का पेपर है। अब बात करते हैं मैंने चैनल क्यों बनाया है। मैंने चैनल इसलिए बनाया है ताकि जो भी बच्चे सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल हिंदी मीडियम बच्चे, वो इस चैनल को देख सकें और जो नॉलेज है मेरी उसको उससे अपनी नॉलेज बढ़ा सकें और एक रिवीजन के तौर पे आपका सारा बिजनेस स्टडी का कोर्स कंप्लीट हो चुके। स्पेशली ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन रेड कलर का ज़रूर प्रेस करें। आइए अब बिना समय व्यर्थ किए हुए हम आगे की ओर चलते हैं और पढ़ाई की ओर चलते हैं। ये चैप्टर फर्स्ट से शुरू है, प्रबंध की प्रकृति और महत्व। हम टॉपिक पे चलते हैं। इसमें सबसे पहले प्रबंध के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि प्रबंध क्या है। प्रबंध खुद और दूसरे व्यक्तियों से काम करने व करवाने की कला है। खाली करना ही नहीं, करवाने की कला है। तो वो भी निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। हम इसको एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो एक जूते की फैक्ट्री है या कोई प्राइवेट स्कूल चला रहा है या कोई भी दुकान चला रहा है। तो वो उसका जो उद्देश्य है अपनी दुकान चलाना, स्कूल चलाना या जूते की फैक्ट्री चलाना, वो खुद भी इस काम को करेगा और लोगों से भी करवाएगा। तो दैट वी कैन से इट इज़ अ मैनेजमेंट। ये एक प्रबंध है। प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से काम करने व करवाने की कला है। और खाली ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती, इसमें 2 वर्ड और जुड़ते हैं, प्रभावशीलता और कार्यक्षमता। दोनों के द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि ये इफ़ेक्टिवनेस क्या है। हम इसमें अब जरूर जाएंगे। इफ़ेक्टिवनेस क्या है? प्रभावपूर्णता, अर्थात आप किसी भी काम को कितने समय में ख़त्म कर रहे हैं और लागत कोई भी आए। इसका मतलब बिना कि लागत को ध्यान में रखते हो अगर आप काम ख़त्म कर रहे हैं, आपको 8 घंटे में काम खत्म करना था, आपने दूनी तरीके लागत से ख़त्म कर दिया, तो ये प्रभावपूर्णता है, इफेक्टिवनेस है। आपने काम को कर दिया प्रभावपूर्ण तरीके से। लेकिन यहाँ एक वर्ड और आता है, इसको हम कहते हैं कुशलता, एफिशिएंसी। इसका मतलब है काम को अच्छे तरीके से तो करना है, लागत का भी ध्यान रखना है, लागत भी कम से कम आनी चाहिए। तो जब हम प्रबंध की बात करते हैं तो प्रबंध में प्रभावपूर्णता और कुशलता दोनों ही बातें आनी जरूरी हैं। खाली अगर आपने काम को कर दिया लेकिन आपने लागत नहीं देखी तो बहुत महंगा पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। और अगर आपने लागत नहीं देखी तो एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो प्रभावपूर्णता और कुशलता दोनों ही प्रबंध में होनी बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ दे रखा है, आप उसको रीड कर लेना। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, प्रबंध की विशेषताओं की। प्रबंध की विशेषताएं, पहला उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का मतलब है कि जिस भी उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं, संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की सबसे पहली प्रोसेस है मैनेजमेंट। कोई भी जूते की फैक्ट्री चला रहा है, कोई भी स्कूल चला रहा है, कोई भी अपना बिजनेस कर रहा है, तो उसका मेन उद्देश्य वही है जो वो काम कर रहा है। स्कूल चला रहा है तो स्कूल चलाना, फैक्ट्री चला रहा है तो फैक्ट्री चलाना, जूते की फैक्ट्री बनाना, तो जो भी उद्देश्य है उसके लिए आप काम करते हैं। दूसरा, ये सर्वव्यापी प्रक्रिया है। इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। ये एक ही चीज़ में कभी ख़त्म नहीं होती है। इसमें सब जगह, हर क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि सभी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस यू कह सकते हैं, सर्वव्यापी। तीसरा है बहुआयामी गतिविधियाँ, मल्टी डायमेंशनल। ये एक नहीं है, प्रबंध कोई एक प्रोसेस से ख़त्म नहीं होती है। इसमें व्यक्तियों और संगठन सब चीज़ों के लिए ये ज़रूरत है इसकी। प्रबंध लोगों के कार्य करवाने की कला है, लोगों से भी और कार्य भी दोनों करवाने का। इट इज़ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। और चौथी विशेषता है इसकी, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। अगर एक काम ख़त्म हो जाता है, एक आपका उद्देश्य ख़त्म हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजमेंट ख़त्म हो गया, फिर नया काम शुरू करेंगे, नया उद्देश्य आप करेंगे, और ये इस तरह लगातार चलती रहती है। और प्रबंध के कार्य इसमें नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण,
ये सभी इसमें इन सब की चीज़ें होती हैं और ये लगातार ही चलती रहती हैं। व्हाट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी? ये एक सामूहिक क्रिया है। खाली एक व्यक्ति अपने आप में, क्या मैनेजर हो, कंपनी का मालिक हो, फैक्ट्री का मालिक हो, जूते की फैक्ट्री का मालिक हो, अपने आप अकेले ही वो काम नहीं कर सकता, उसको अपनी टीम की ज़रूरत है। तो इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। एक पूरा ग्रुप, एक स्कूल चल रहा है, प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, सभी मिलकर उस उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट कभी भी सिंगल अपने आप में नहीं हो सकता। और इट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। जैसे जैसे परिस्थितियाँ चेंज होती है, जैसे जैसे व्यवसाय का एटमॉस्फेयर चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग भी इसमें काम करना पड़ता है। तो ये डायनामिक फंक्शन है, ये प्रबंध की विशेषता है। और जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, मैकडोनाल्ड ने भारतीय लोगों की पसंद के अनुसार अपनी मेन्यू में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो इट्स ए डायनामिक, ये एक परिवर्तनशील है, उसके अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज करने पड़ते हैं। सातवां है उद्देश्य शक्ति। उद्देश्य शक्ति का मतलब होता है आप मैनेजमेंट एक अदृश्य शक्ति है। एक्चुअली उद्देश्य नहीं है, अदृश्य होना चाहिए था, अदृश्य शक्ति है, मतलब दिखती नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आप फील नहीं कर सकते, लेकिन बिना मैनेजमेंट के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये मैनेजमेंट और उसकी विशेषता हुई। अब हम आगे इसके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। प्रबंध के उद्देश्य होते हैं 3: संगठनात्मक, सामाजिक और व्यक्तिक, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। अब हम संगठनात्मक पढ़ते हैं। किसी भी संगठन को चलाने के लिए ये इसके 3 उद्देश्य मेन आते हैं। व्यवसाय रहना प्रबंध द्वारा, जीवित रहने के लिए। कोई भी बिजनेस जो अपने को चला रहा है वो सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है मैनेजमेंट करना। सर्वाइव करने का मतलब है तो वो चल पाए, ठीक है, और आप ये डिसाइड करेंगे कितने लंबे समय चल सकता है। दूसरा, लाभ अर्जित करना। किसी भी बिजनेस के लिए मैनेजमेंट की संगठनात्मक विशेषता में आता है कि लाभ अर्जित करना। अगर आप मार्केट में रहना चाहते हैं, बिजनेस में रहना चाहते हैं, तो आपको प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है विकास करना। हर कोई इंसान अपनी तरक्की करना चाहता है। विकास का मतलब यहाँ ग्रोथ से है। तो भविष्य में संगठन और अच्छे प्रकार के कार्य कर सके, आप सेल बढ़े, आपके कर्मचारी बढ़ें, सब बढ़ें, आपका काम बढ़े, तो ये सब संगठनात्मक उद्देश्य में आते हैं। तो प्रबंध के पहला उद्देश्य होता है संगठनात्मक उद्देश्य। अब हम दूसरे उद्देश्य की बात करते हैं, सामाजिक उद्देश्य, सोशल। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट कोई भी कंपनी, फर्म, उद्योग या स्कूल जो भी चला रहा है अपना यूनिट या ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, तो उसके कुछ समाज के प्रति भी उद्देश्य होते हैं। वो ध्यान रखना ये कि अगर माने कोई फैक्ट्री है तो उसका ये उद्देश्य है कि वो उचित कीमत पर गुणवत्तापूर्वक वस्तुओं की आपूर्ति कराए, ज़्यादा कीमत ना रहे। दूसरा, टैक्स समय पे भुगतान करे गवर्नमेंट को। तीसरा, जितने भी पर्यावरण मित्र विधियाँ, इसका मतलब इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करे। ये नहीं करे खुद तो पैसे कमाए जा रहे हैं, नोट कमाए जा रहा है, और साथ में क्या कर रहा है, साथ में गंदा पानी नदियों में फेंक रहा है, सारा पोल्यूशन लेके सड़कों पे फेंक रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज के प्रति उद्देश्य उन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और तीसरे उद्देश्य के बारे में बात करते हैं, व्यक्तिगत उद्देश्य, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये संगठन उद्देश्य के कर्मचारियों से संबंधित होते हैं। जो कर्मचारी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं, तो उन कर्मचारियों को खुश रखना भी उसका एक उद्देश्य है। जैसे कि उनको उचित पारिश्रमिक समय मिलना चाहिए। अगर एक एम्प्लॉय को उचित पारिश्रमिक मिलेगा तो उसको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाएगा। सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्तिगत वृद्धि है, उसका डेवलपमेंट है, सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये प्रबंध के उद्देश्यों में आता है। अब हम बात करते हैं प्रबंध का महत्व। महत्व मतलब इम्पोर्टेंस, मेरिट्स, आवश्यकता। क्यों जरूरत है प्रबंध की? प्रबंध के क्या फ़ायदे हैं? सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति। मैनेजमेंट से इट इज़ अ ग्रुप ओरिएंटेड प्रोसेस वी कैन से, जैसे हमने पहले पढ़ा था। तो एक सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति। हम प्रबंध में सब कर्मचारी भी और मैनेजर भी, बॉस भी, सारे मिलकर संगठन के उद्देश्यों के लिए काम करते हैं और उनको प्राप्त करने के लिए अपनी जान लगा देते हैं। कार्य क्षमता में वृद्धि। हर कोई चाहता है कि एफिशिएंसी बढ़े। एफिशिएंसी किसकी बढ़े? एफिशिएंसी उस ऑर्गेनाइजेशन की भी बढ़े और हर एम्प्लॉय की भी बढ़े, और संसाधन जो हम यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्सेज जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम बहुत अच्छे तरह से यूज़ कर सके, कम लागत करके ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकें। गतिशील संगठन का निर्माण। ये प्रबंध की विशेषता में आता है कि हम डायनामिक संगठन बना सकें। इससे कर्मचारियों को अवगत कराकर विरोध समाप्त करते हैं और जो भी चुनौतियां आती हैं बिजनेस का सामना कर सकता है। डायनामिक, समय के अकॉर्डिंग चेंज होने को डायनामिक कहते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य। प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों को पाने में सहायता करता है। यह मोटिवेशन, नेतृत्व के माध्यम से कर्मचारियों के समूह भावना का विकास करता है और व्यक्तिगत लक्ष्यों को तालमेल बिठाता है। फिर समाज के विकास में सहायक।
ये भी प्रबंध की विशेषता है। खाली ये नहीं कि हम कमाए जा रहे हैं, नोट कमाए जा रहे हैं और कमा रहे हैं, लेकिन कमा रहे हैं और साथ साथ हमें समाज का डेवलपमेंट भी करना चाहिए, समाज का विकास भी होना चाहिए। अगर समाज का विकास नहीं हो पा रहा तो आपका पैसा कमाना बेकार है। चलिए नेक्स्ट पन्ने की तरफ चलते हैं। प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध की प्रकृति में नेचर। अब नेचर में यहाँ एक बात कई बार क्वेश्चन आता है कि इज मैनेजमेंट इज अ साइंस और आर्ट और प्रोफेशन। क्या प्रबंध एक विज्ञान है, कला है या पेशा है? कुछ इसको कला बताते हैं, कुछ इसको साइंस कहते हैं, कुछ इसको पेशा भी कहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं प्रबंध एक कला के रूप में। मैनेजमेंट इज अ आर्ट। आर्ट क्या होती है, कला क्या होती है? किसी भी काम को आप इस इफ़ेक्टिव तरीके से प्रोफेशनल नॉलेज के साथ, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ करते हैं तो उसको हम कला कहते हैं। जैसे इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें कला के रूप में 3 चीज़ें देखते हैं। पहले हम सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, जिसके लिए क्रमबद्ध संगठन अध्ययन सामग्री उपलब्ध होनी आवश्यक है। व्यक्तिगत प्रयोग। व्यक्तिगत प्रयोग का मतलब होता है आप इसको पर्सनल यूज़ करते हैं। हर किसी के इंसान के काम करने का तरीका अलग अलग है, उसकी शैली अलग अलग है। और तीसरा है प्रैक्टिस और सृजनशीलता, अभ्यास और सृजनशीलता। कला में कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपका नॉलेज भी काम आएगी, आपकी क्रिएटिविटी भी काम आएगी। जैसे एक कलाकार की क्षमता इस बात में निर्भर करती है कि कितना अभ्यास उसने किया है और कितना सृजनशील है। तो ये 3 कला के लिए बातें होती हैं: सैद्धांतिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यक्तिगत प्रयोग, अभ्यास एवं सृजनशीलता। अब हम पढ़ते हैं प्रबंध एक विज्ञान के रूप में। एक इज मैनेजमेंट इज अ साइंस। साइंस क्या होता है? इट इज़ ये एक क्रमबद्ध ज्ञान है जो सही निष्कर्ष निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है, जिसकी जांच की जा सकती है। विज्ञान के लिए हम ये सारी बातें देखते हैं। अगर हम साइंस की बात कर रहे हैं, विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो ज्ञान का क्रम क्रमबद्ध रूप से सिद्धांतों और अभ्यासों प्रयोगों पर आधारित होता है। साइंस में हम कोई एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, टेस्टिंग करते हैं। साइंस कभी भी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता। साइंस हमेशा प्रैक्टिकल कर कर, एक्सपीरियंस कर कर उन सब बातों पर विश्वास करता है। तो प्रयोग और अवलोकन पर आधारित इसमें प्रैक्टिकल होते हैं और ऑब्जर्वेशंस होती हैं। और जब रिजल्ट सही आते हैं, अकॉर्डिंग टू साइंस आते हैं, तब हम उसको लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। जैसे मान लो कोई दूध उबल रहा है, तो दूध उबल रहा है तो साइंटिफिक रीज़न है, हमने गैस जलाई है, 100 पे बॉईल हो रहा है तो वो दिख रहा है, तब लोगों ने माना हाँ दूध उबल गया, अब इसके जम सारे मर गए होंगे। तो ये साइंटिफिक रीज़न है। जैसे लोग कह देते हैं कि भाई भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रही है, और वही इस बात को बोल रहे हैं कि ये देवी माँ खुश नहीं है, भगवान खुश नहीं है। तो अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखा जाता यहाँ साइंटिफिकली। अगर बाढ़ आ रहा है, भूकंप आ रहा है, तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। तो साइंटिस्ट जितने भी वैज्ञानिक रहेंगे उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको सर्च करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे और तब बताएंगे उसका क्या कारण है बाढ़, भूकंप या आने का। वो साइंटिफिकली रीज़न पे विश्वास करते हैं। अगर ये कोरोना वायरस आया है, ये कोई अंधविश्वासी बीमारी नहीं है, ये इसका भी कुछ कारण रहा है। तो जो भी कारण रहा है हम उन सब बातों को ध्यान में देखते हैं। तो मैनेजमेंट को एक साइंस भी कहा जा सकता है। इनमें सब चीज़ों को टेस्टिंग करके देखी जाती है, ये एक साइंस भी है। और तीसरा है पेशे के रूप में प्रबंध, प्रोफेशन। प्रोफेशन होता है वह जीविका का साधन है जो विशिष्ट ज्ञान और विशिष्ट समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा के लिए किया जाता है। इसमें 3-4 बातें देखी जाती हैं। ज्ञान का सुभाषित निकाय, मतलब सभी पेशे परिभाषित ज्ञान समूह के आधार पर होते हैं, शिक्षा से अर्जित किया जाता है। जैसे मान लो डॉक्टर है, डॉक्टर ने डिग्री ली है, उसने पढ़ाई करी है, MBBS 5 साल की 12वीं के बाद या जैसे भी जो होता है उनका प्रोसेस वो करी है। एक इंजीनियर है, 4 साल की बीटेक करी है, तब वो इंजीनियर बनेगा। तो इसमें एक ज्ञान का सुभाषित निकाय होना जरूरी है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, इसमें हर कोई इंसान इसमें एंट्री नहीं कर सकता। प्रतिबंधित प्रवेश बोलते हैं हम उसको। इसका मतलब आपको जो उसकी योग्यता है वो पूरी करनी जरूरी है। जब आप उस फील्ड में जाएंगे, उसका एंट्रेंस टेस्ट देंगे, तभी आप इसमें आ सकते हैं। और सेवा उद्देश्य, सेवा उद्देश्य का मतलब ये हमेशा मोस्टली प्रोफेशन जो होते हैं सेवा के उद्देश्य की आता है। एक डॉक्टरी है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सर्विसेज ही देती हैं। डॉक्टर कोई प्रोडक्ट बना के नहीं देगा, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा, दवाइयाँ देगा। या जो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो आपको गाइड करेगा, एक वकील है वो आपको बताएगा। तो ये सब सर्विसेज देते हैं। चौथा है नैतिक आचार संहिता। इनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इनके कुछ रूल्स होते हैं। जब तक वो रूल्स आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप उस काम को नहीं कर सकते। तो आपको उस आचार संहिता का पालन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। चलो अब अगले पेज की तरफ चलते हैं। प्रबंध का स्तर। प्रबंध का स्तर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। पहला है हायर लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। उच्च स्तरीय प्रबंध में क्या आता है? इसमें जितने बड़े बड़े कंपनी के चेयरमैन, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स,
मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब इसके अंदर आते हैं, जिनका मुख्य काम किसी भी कंपनी के उद्देश्य निर्धारित करना, योजनाएं बनाना, प्लानिंग करना, नीतियाँ बनाना, ढांचा तैयार करना, पैसा इकट्ठा करना और मेन ऑर्डर देना करना होता है। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही डिसाइड करते हैं कौन क्या काम करेगा, सारी पॉलिसीज़ वही बनाते हैं। और सेकंड काम आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या आता है? मध्य स्तरीय प्रबंध। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज़ बनाई हैं वो आगे इसे नीचे तक अपने एम्प्लॉइज़ को, जो निम्न स्तर पे काम करते हैं या ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं। इसके अंतर्गत डिपार्टमेंटल मैनेजर, सुपरिटेंडेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ये सारे इसके अंदर आते हैं। जितनी भी पॉलिसीज़ ऊपर वालों ने बनाई हैं उनको निष्पादन ये करेंगे, ये भेजेंगे। और तीसरा कार्य इसमें आता है निम्न स्तरीय प्रबंध, लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट में आप कह सकते हैं जो नीचे लेवल पे फोरमैन हैं, सुपरवाइजर्स हैं, जो ये काम करते हैं, एक्चुअल वास्तव में काम यही लोग करते हैं। और उच्च और मध्य स्तर के बीच में एक तालमेल स्थापित करने के लिए निम्न लेवल कार्य करते हैं। तो ये टॉप, मिडिल और लोअर। लोअर लेवल जो है वो क्या करेगा? वो जो सुपरवाइजर है सुपरवाइज करेगा। टॉप लेवल वाले जो बना देते हैं वो मिडिल फॉलो करते हैं, मिडिल वाले जो बना देते हैं वो लोअर फॉलो करते हैं। और लोअर जो ग्राउंड लेवल पे काम किया जाता है, वो सारे जितने भी वर्कर्स हैं वो काम करते हैं, ये उन्हीं को देखरेख करने के लिए बना, इन्हें सुपरवाइजरी लेवल भी कहा जाता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ते हैं, प्रबंध के कार्य, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। POSDC एक शॉर्टकट है ये। अगर आप इसके पहले वर्ड याद कर लें, P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कंट्रोलिंग, पोस्ट DC। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, पोस्ट DC। मैंने अपने बच्चों को ऐसे याद करवाया था। तो प्रबंध के 5 कार्य होते हैं और इस पर आगे जाके पूरी किताबें बनी हुई हैं, प्लस इन पे हर एक चैप्टर है इन सब 5 कार्यों पर। तो पहला है नियोजन, प्लानिंग, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, किसके द्वारा कराया जाना है, इन सब के बातों में निर्णय लेने को हम प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। कोई भी काम करने के लिए दिमाग में सोचना बहुत ज़रूरी है, और सोचने के काम को हम जो भी सब बातें इसमें लिखी हम इसमें करते हैं। दूसरा है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी इंसान, कोई भी प्रबंधक सारा काम खुद नहीं कर सकता, उसको एक लोगों की ज़रूरत है, और इन लोगों को इकट्ठा करने को ही हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी आता है, संगठन ढांचा भी आता है। तो ये सब मिलकर एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, S से स्टाफिंग। स्टाफिंग हो गया नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण का मतलब हो गया कि लोगों को भर्ती करना, प्रमोशन करना, ये सब काम इसमें आते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान सारा काम खुद नहीं कर सकता, अपने जूनियर से उसे कराना पड़ता है। तो स्टाफिंग प्रोसेस में इसमें आती है। आगे ये जो चैप्टर्स है सारे डिटेल में दे रखे हैं। चौथा है डायरेक्टिंग, D से डायरेक्टिंग, पोस्ट DC, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है जब आपने एम्प्लॉई अपॉइंट कर लिए, उसके बाद उन्हें डायरेक्ट करेंगे कि कैसे क्या काम करेंगे, मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, कम्युनिकेट करेंगे। और लास्ट में काम आता है कंट्रोलिंग। जो भी काम आपने मैनेजमेंट में किया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, तो ये कंट्रोलिंग में आता है सारा। कंट्रोलिंग में मेन जो काम होता है वो ये होता है, जो स्टैंडर्ड परमाप आपने शुरू में निर्धारित करे थे, आप एंड में देख रहे हैं क्या वो आप पूरे कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो क्या कारण रहे, क्या विचलन रहे, क्या डेविएशन रहे, उनको हम दूर करने का प्रयास करते हैं। ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ आ रहा है, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को तालमेल भी कहते हैं हिंदी में। समन्वय क्या होता है? समन्वय को शाब्दिक अर्थ में तालमेल, अर्थात किसी भी काम को करने के लिए विभिन्न लोगों में, उनके काम में कोऑर्डिनेशन करना ही समन्वय कहलाता है। और खाली एक चीज़ में नहीं है। एक व्यावसायिक उपक्रम के संदर्भ में अगर हम कहें तो कॉमन ये कोऑर्डिनेशन क्या है? ये खरीदना, बेचना, प्रोडक्शन, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, इन सब में बैलेंस बिठाना ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है, ताकि वही मेन बात संगठन के उद्देश्य हम अच्छे से प्राप्त कर सकें। समन्वय की ज़रूरत महसूस होती है, इसके लिए एक कोटेशन, एक वर्ड सेंटेंस यूज होता है, समन्वय प्रबंध का सार है, कि कोऑर्डिनेशन इज अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कई बार एक क्वेश्चन 2-3 मार्क्स में आता भी है कि जो वो है समन्वय का अर्थ आपने अच्छे तरह से समझ लिया है। आइए अब इसके विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। समन्वय सामूहिक प्रयासों को एकत्रित करता है। इट मीन्स कि जो कोऑर्डिनेशन है वो किसी एक व्यक्ति के काम नहीं आता, वो सभी व्यक्तियों के प्रयासों को एक साथ मिला रहा है। इट मीन्स
आप मान लो कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो क्या कर रही है, वो सभी एम्प्लॉयज़ जो भी उसके अंदर काम कर रहे हैं और बॉस खुद, मैनेजर खुद, सीईओ खुद, सब मिलकर कोऑर्डिनेशन करके ही एक निश्चित उद्देश्य की ओर काम कर रहे हैं। दूसरा, प्रयासों की एकात्मकता को सुनिश्चित करता है, ताकि जितने एफर्ट्स सब कर रहे हैं, जो मैनेजर कर रहा है वो खुद, जो उसकी टीम कर रही है वो खुद, सब मिलकर एक ही उद्देश्यों को जोड़कर काम कर सकें। तीसरा है, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये प्रोसेस तो ऐसी है, किसी की भी विशेषता में आप ज़रूर लिखिए। इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस, सर्वव्यापी है और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये आप किसी भी प्रोसेस में लिख सकते हैं, पूरी बिजनेस स्टडीज़ में कहीं भी ये आपके बहुत काम आएगी अगर विशेषताएँ आती हैं या लाभ आते हैं तो। चलिए थर्ड की तरफ चलते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब लगातार चलने वाली। कोऑर्डिनेशन, एक काम का कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाने के बाद दूसरे काम का कोऑर्डिनेशन होता है, दूसरे के बाद तीसरे का, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह प्रक्रिया चलती रहती है, कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। तो कोऑर्डिनेशन है, खाली ये नहीं है, मान लो 5-6 डिपार्टमेंट हैं, मार्केटिंग मैनेजर है, सेल्स है, फाइनेंशियल है, पर्सनल है, R&D है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सबके अलग अलग हैं, तो सभी का कॉमन उत्तरदायित्व है, सभी प्रबंधकों का, किसी एक का नहीं है। कोऑर्डिनेशन, जब सभी डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी वो फर्म आगे अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगी। यह एक व्यापक कार्य है। व्यापक कार्य का मतलब हुआ एक बड़ा कार्य है। विभिन्न विभागों की क्रियाएं प्रकृति दूसरे पर निर्भर करती हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा है, हर लेवल पे। 3 जो लेवल उन्होंने पढ़े थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों पे इसकी ज़रूरत है। यह एक ऐच्छिक कार्य है। ऐच्छिक कार्य का मतलब होता है जब एक दूसरा आपके साथ सहयोग करेगा मिलकर अपनी इच्छा से, तभी कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सेल्स डिपार्टमेंट से या फाइनेंस डिपार्टमेंट से तीनों आपस में मिलकर अपनी इच्छा से कोऑर्डिनेशन करके काम नहीं करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता। और ये जो टॉपिक है समन्वय प्रबंध का सार है, ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करें। समन्वय प्रबंध को कोई अन्य नहीं है, कोई अन्य कार्य नहीं है, बल्कि ये तो प्रबंध के अर्थ तथा अन्य सभी कार्यों का एक मुख्य हिस्सा है। कोऑर्डिनेशन कोई अलग से नहीं है, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट दोनों साथ साथ चलते हैं, तो ये इसी की जान है हम कहें। और जितने भी मैनेजमेंट के कार्य, मैनेजमेंट के फंक्शन हमने पढ़े, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, पोस्ट DC जो आपको मैंने बताया था, तो ये जितने भी कार्य आपने पढ़े, इन सब में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरत है, बिना इसके तो कोऑर्डिनेशन चल ही नहीं सकता। नियोजन के साथ भी कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, संगठन के साथ भी ज़रूरी है, नियुक्तिकरण स्टाफिंग के साथ भी ज़रूरी है, निर्देशन के साथ भी ज़रूरी है और नियंत्रण के साथ भी ज़रूरी है। आइए अब इसकी आवश्यकताओं के बारे में पढ़ते हैं। समन्वय की आवश्यकता क्यों पड़ती है? संगठन के आकार पर डिपेंड करती है। संगठन के अनुसार वृद्धि के होने से जितने भी बड़ी बड़ी लोग, कई संस्थाएं सब उससे जुड़ जाते हैं, तो संगठन का आकार जैसे बढ़ता जाता है उस तरह कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता जाता है, तभी आप सभी कॉमन ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है कार्यात्मक विभेदीकरण। कार्यात्मक विभेदीकरण क्या होता है? संस्था के विभिन्न विभाग अपने अपने हितों को साधने के लिए आर्थिक महत्व दे सकते हैं, जिससे मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे में कोऑर्डिनेशन से ही आप इस काम को कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्शन वाला सोचेगा मेरा काम बिल्कुल फिट हो, बढ़िया हो, तो अपने बॉस को दिखाएगा, CEO को कि मैंने अपना बताया। हर डिपार्टमेंट का मैनेजर ऐसे ही दिखाएगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा सारे डिपार्टमेंट मिलकर काम नहीं कर सकते। उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन के बिना आगे काम नहीं हो सकता। विशिष्टीकरण होता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होता है? जब आप किसी काम को कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, और जब उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपको उस एक्सपर्टनेस के जो भी रिजल्ट है, महत्व हैं, इंपॉर्टेंस हैं, वो सब आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए एक्सपर्टाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी डिपेंड करता है आप किस तरह से कोऑर्डिनेशन इसमें करते हैं। और समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है, ऑल लेवल पर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सभी लेवल पे कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी चाहिए। बिना लेवल के कोऑर्डिनेशन काम नहीं कर सकता। इसी के साथ ये यूनिट मैंने आपको रिवाइज़ कराने के लिए कोशिश करी है। हो सकता है मेरी पहली वीडियो थोड़ी बहुत 19-20 कोई गलती हो गई हो, तो उनको आप अनदेखी करके इसमें जो कंटेंट बताया जा रहा है उस पर आप ध्यान दें। और अंत में फिर मैं एक बार सबसे यही कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो YouTube पे कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और साथ में एक छोटा सा रेड बटन जो दे रखा है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली मेरी नई वीडियोज़ आपको ज़रूर दे सकें।
मेरा वैसे तो काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपनी नॉलेज आपके साथ बांटना चाहता हूँ, इसलिए मैं नई वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। आपका इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और साथ में आपके जितने भी दोस्त हैं गवर्नमेंट स्कूल में स्पेशली जो पढ़ रहे हैं उनको ज़रूर शेयर करें। 9 जुलाई को जो बिजली स्टडी का पेपर उससे पहले आप अपने साथियों के साथ ज़रूर बांटें और इसको 1 बार 2 बार जितनी बार भी आप देखना चाहें ज़रूर देखें। और इसी के साथ मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।